हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है फूड क्राइम रिस्क असेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे जो फूड क्राइम रिस्क असेसमेंट है, इसका प्रिंसिपल क्या है। रिस्क असेसमेंट and more specifically food safety risk assessment approaches such as hazard analysis critical control point have been used in food manufacturing for over 50 years. फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के लिए HACCP का यूज़ बहुत ही पुराने टाइम से किया जा रहा है और लगभग 50 सालों से इसका यूज़ किया जा रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। Food crime risk assessment, in short FCRA, however, is a much newer phenomena and many food manufacturers are developing their own risk assessment approaches and associated food integrity management systems. जो फूड क्राइम रिस्क असेसमेंट सिस्टम है, ये काफ़ी नया फिनोमिना है और बहुत सारे जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो मैन्युफैक्चरर्स अपने खुद के रिस्क असेसमेंट सिस्टम्स बना रहे हैं। इसके अलावा अपने खुद के फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स बना रहे हैं ताकि वो चीज़ों को अपने लेवल पे सुरक्षित रख पाएँ, अपने लेवल पे रिस्क का असेसमेंट कर पाएँ। अभी आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। Principles and guidelines is an international standard for risk management processes. जो प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट का कि अगर इस टाइप का प्रोडक्ट है तो ये इंटरनेशनली सेम रहेगा। जो स्टैंडर्ड्स एक बार निर्धारित कर दिए गए हैं वो सेम रहेंगे फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। And the content are of value for manufacturers in terms of all aspects of risk assessment. और जितने भी कंटेंट होते हैं उन सभी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद उसका वैल्यू करते हैं और जितने टाइप के रिस्क असेसमेंट होते हैं वो जितने एस्पेक्ट में वर्क कर पाते हैं उतना वो कोशिश करते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज करें, रिस्क का असेसमेंट करें। Risk assessment is influenced by the quality of knowledge and information. देखिए ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट का आप किसी के रिस्क के बारे में कैसे जानेंगे, जब उस प्रोडक्ट की आपको अच्छी नॉलेज होगी, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं आपको उसकी अच्छी नॉलेज होगी, तभी तो आप उसका रिस्क कहाँ पे कैसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये जान सकते हैं। इसलिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, तभी रिस्क असेसमेंट पॉसिबल हो पाता है। ऑन विच टू बेस एनी गिवन रिस्क असेसमेंट and also the degree of certainty or uncertainty on whether any given event, consequence or likelihood can be adequately determined. अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज होगी तभी किसी भी जो एक बेस मिलेगा रिस्क असेसमेंट के लिए, और इसमें साथ में डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी भी मैटर करती है। जो गिवन आपको इवेंट मिला है जिसका आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे उसको आपको डिटरमाइन करना है, कैसे उसका असेसमेंट करना है, ये सारा आपको करने के लिए आपको नॉलेज अच्छी क्वालिटी की और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस चाहिए होंगी। An understanding of the types of food criminal and their motivations is crucial when undertaking a formal FCRA, that is Food Quality Risk Assessment, and then when developing a food integrity management system.
बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि कितने टाइप के फूड के क्रिमिनल्स हो सकते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। इसी के बेस पे तो आप रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि जो पर्टिकुलर काम किया गया है ये क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप उस पर एक्शन ही नहीं ले सकते। रिस्क को कैसे डील करना है, यहाँ पे BSEN ISO 3102009 यहाँ पे कुछ एक हायरार्की प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि आप रिस्क के साथ में कैसे डील करेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट, अवॉइडिंग द रिस्क बाय डिसाइडिंग नॉट टू स्टार्ट और कंटिन्यू विद द एक्टिविटी दैट गिव राइज टू द रिस्क। कैसे रिस्क कैसे होता है, इसमें क्या करें, अगर आपने रिस्क को अवॉइड कर दिया कि आपने सोच लिया कि नहीं इसमें रिस्क है, हम कंटिन्यू ही करेंगे नहीं करेंगे, या हम बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, या फिर जो एक्टिविटी हो रही है उस क्रिमिनल एक्टिविटी को आपने कहा चलिए होने देते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं, तो ये भी एक रिस्क में आ जाता है। दूसरा है एक्सेप्टिंग और इंक्रीजिंग द रिस्क इन ऑर्डर टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी। आप किसी रिस्क को, कोई रिस्क है, कोई क्राइम हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए होने दीजिए, या फिर आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं और उसको बढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके, ये भी एक आ गया। अगला पॉइंट, रिमूविंग द रिस्क सोर्स। फिर आप क्या करें, रिस्क के सोर्स को रिमूव कर सकते हैं, जहाँ से रिस्क जनरेट हो रहा है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। चेंजिंग द लाइकलीहुड चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके क्या कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका, तो उनको भी चेंज कर सकते हैं आप। इसके साथ में ही शेयरिंग द रिस्क विद अनदर पार्टीज, किसी दूसरी पार्टी के साथ में रिस्क को शेयर करना, या एक पार्टी नहीं बहुत सारी पार्टीज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, जहाँ से फाइनेंसिंग उसकी हो रही है, जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है। इसके अलावा रिटेनिंग द रिस्क बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उस रिस्क को ज्यों का त्यों रहने देना। तो ये कुछ हैं कि किन तरीकों से रिस्क को डील किया जाता है, क्या क्या तरीके लोग अपना सकते हैं। Food manufacturers, as part of their food crime risk assessment process, must firstly identify the individual food product। जो फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको सबसे पहले इंडिविजुअल फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, that they procure, supply or produce which fall into the category of food that are vulnerable to food crime। ऐसे फूड का सिलेक्शन पहले आइडेंटिफाई कर लेना, जिसको कि वो अपना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, तो वो फूड उनका किस कैटेगरी में आता है, क्या क्राइम उस पर हो सकते हैं, कितना वल्नरेबल है वो फूड क्राइम के लिए, कितना जल्दी उस पर रिस्क लिया जा सकता है, कितना जल्दी उस पर क्रिमिनल्स अटैक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई फूड मैन्युफैक्चरर फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। वल्नरेबिलिटीज आर दी वीक पॉइंट्स। ये वीक पॉइंट्स इसलिए होते हैं कि इसका मतलब ही होता है कि कितनी जल्दी उस पर क्रिमिनल्स अटैक कर सकते हैं, और गैप्स इन दी फॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइट इटसेल्फ that can be identified by preparators where their intentional action to mislead, misinform or undertake illegal activity can lead to a realizable threat। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइट होती हैं वो जो क्रिमिनल्स हैं आइडेंटिफाई कर लें, या फिर वो मिसलीड कर दें, कोई इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्म कर दें, या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर दें। तो इसीलिए जो फूड्स होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं उन पर रिस्क का ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वो इजीली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पकड़ में रहते हैं, उनका व्यू रहता है उन पर, तो वो इजीली उनको आइडेंटिफाई करके रिस्क ले सकते हैं। थ्रेट असेसमेंट
और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। थ्रेट असेसमेंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थ्रेट क्या होता है? अ थ्रेट इज डिफाइंड बाई PAS 96/2070 गाइड टू प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम डेलिबरेट अटैक। जो थ्रेट होता है, थ्रेट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं खतरा। किसी भी फूड को प्रोटेक्ट करने, डिफेंडिंग, उसको डिफेंस ना प्रोवाइड करके उस पर एक खतरा होता है, उसको ही थ्रेट बोला जाता है। एज समथिंग दैट कैन कॉज लॉस और हार्म, जो कि फूड प्रोडक्ट में लॉस करवा सकता है, हार्म करवा सकता है, ऐसा खतरा उसको थ्रेट बोला जाता है। विच अराइजेस फ्रॉम दी इल इंटेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो गलत मानसिकता होती है उसकी वजह से ये अराइज होता है। थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एज आउटलाइंड इन PAS 96/2017 इज अ रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। ये क्या है? जो TACCP है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है that aligns with HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ये TACCP एंड HACCP दोनों ही रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में ही आते हैं, फूड सेफ्टी इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। लेकिन ये जो HACCP होता है बट फोकसेस ऑन डेलिबरेट और intentional act that affect the integrity of food product themselves and the wider food supply chain। ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि कोई ऐसा एक्ट तो नहीं हुआ है जो इंटेंशनली किया गया है, जानबूझ के किया गया है, ताकि फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसरप्ट किया जा सके, उसके जो सप्लाई चेन है, जो बड़े स्केल पे उसका सप्लाई हो रहा है, उसको भी कह सकते हैं कि रोका जा सके या उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सके। चलिए देखते हैं क्या है TACCP का एम। थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का एम होता है रिड्यूस द लाइकलीहुड और चांस ऑफ अ डेलिबरेट अटैक। जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस पर जो अटैक हो रहा है, जिससे रिस्क हो रहा है, उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, उस पर वर्क करता है ये थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ताकि रिस्क को पहले से ही एनालाइज कर लिया जाए और उसको रिड्यूस कर दिया जाए। इसके अलावा इसका अगला एम होता है रिड्यूस द कंसिक्वेंस दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एन अटैक। जो अटैक होने वाला है, जो रिस्क आने वाला है, उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को, उसके कंसिक्वेंसेस को कम कर दिया जाए। इसके अलावा थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन जो है, उसका जो प्रभाव है सोसाइटी में, जैसे कि अगर बात करें कोई एक ब्रांड है, अपने ब्रांड के नाम से जो भी उसका पर्टिकुलर ब्रांड है वो प्रोडक्ट सेल करता है, अब उसके नाम से कोई नकली अगर बना के सामान बेचने लगेगा तो उस कंपनी की रेपुटेशन तो प्रभावित होगी कि भाई इस कंपनी का, अब सोसाइटी ये नहीं देखने जा रही है कि ये असली है या ये असली है, उसे इस कंपनी का नाम मिला, उसने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी खराब प्रोडक्ट दे रही है, इससे कंपनी की जो रेपुटेशन है वो खराब हुई, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट आता है रीअश्योर कस्टमर्स को। जैसे अगर कोई होता है कि अभी कोई कंपनी में बिलीव था, कुछ लोगों ने इसका रेप्लिकेशन किया और उसको मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से ये कंपनी अब इसका कोई मतलब कह सकते हैं कि विश्वास नहीं रह गया कस्टमर्स में। तो ये जो थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, ये कोशिश करता है कि दोबारा से कस्टमर्स का विश्वास जगाया जा सके उस प्रोडक्ट में। इसके अलावा प्रेस एंड द पब्लिक दैट proportionate steps are in place to protect food। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए प्रेस की मदद ली जा सकती है, पब्लिक की मदद ली जा सकती है,
ताकि जो गलत क्राइम हुआ है उस क्राइम को बताया जा सके, सोसाइटी में बताया जा सके। जहाँ पे फूड की सप्लाई हो रही है वहाँ पे बताया जा सके कि ऐसा नहीं था, वो कंपनी दोबारा से इस्टेब्लिश हो गई है, आपको जो प्रोडक्ट मिला वो उस कंपनी का नहीं था, किसी ने गलती से उसको मिसप्रिंट करके आपको सेल किया या कुछ भी। इस तरीके से प्रेस की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया तो ये कंपनी तो निर्दोष है, तो लोगों का विश्वास दोबारा से जाग सकता है। तो ये भी एक मेन एम होता है TACCP का। इसके अलावा सेटिस्फाई इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि लोकल एरिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ लोकल लोगों को ही ध्यान में रख के, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, प्रोडक्ट उनके लायक भी होना चाहिए ताकि वो भी यूज़ कर पाएँ। एंड सपोर्ट द वर्क ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी पार्ट ले रहे हैं उनको भी, जो सेलिंग में पार्ट ले रहे हैं उनको भी, सभी को सपोर्ट और एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की ये कोशिश करता है थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो इसका होता है वो होता है इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन एंड ड्यू डिलीजेंस इज एक्सरसाइज्ड इन प्रोटेक्टिंग फूड। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है ताकि जो फूड बनाया गया है उसमें प्रिकॉशंस प्रॉपर लिए गए हैं, नहीं, फूड में कोई हार्म ना हो, कोई गलत तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी चीज़ का, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है ताकि फूड को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। क्योंकि अगर फूड प्रोडक्ट होगा तो प्रोटेक्टेड फूड फिर जिस सोसाइटी में पहुंच रहा है उस सोसाइटी में उसकी पहुंच बनेगी और लोगों को भी, उनके भी स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि मेन एम होता है थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड इन कंपैरिजन विद HACCP, that is a Hazard Analysis Critical Control Point, PAS 96/2017 states that threat analysis critical control point should be a team approach that follow 15 specific steps। अगर कंपैरिजन किया गया है HACCP और TACCP में तो उसमें ये बताया गया है कि TACCP को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। उनमें से जो 15 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है एसेस न्यू इन्फॉर्मेशंस। द टीम शुड इवेलुएट ऑल इमर्जिंग इन्फॉर्मेशंस। जो भी प्रोडक्ट है उससे जुड़ी हुई कैसी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। अगला है आइडेंटिफाई एंड एसेस थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। Identify individuals and or groups which may be a threat to the organization and assesses their motivation, capability and determination। इसको क्या करना चाहिए, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे थ्रेट्स को एनालाइज करना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वो जो ग्रुप है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है उसकी कैसी कैपेबिलिटी है, किस लेवल तक वो जा सकता है, क्या कितना डिटरमिन है वो, कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन है उसमें, इन सारी चीज़ों को भी अप्रोच में रखना चाहिए TACCP को। तीसरा है आइडेंटिफाई एंड एसेस थ्रेट्स टू द ऑपरेशन। इसका मतलब है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विच मे बी आ थ्रेट टू द स्पेसिफिक ऑपरेशन। कोई पर्टिकुलर जो प्रोसेस चल रही है, किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी हो रहा है, उस प्रोसेस के लिए जो लोग हानिकारक हो सकते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, जैसे कि फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है उसमें लाके कुछ किसी ने कुछ ऐसी चीज़ मिक्स कर दी जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी एसेस करके रखना पड़ता है TACCP को। अगला है सेलेक्ट प्रोडक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गिवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है उसका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा identify and assess threat to the product. Identify individuals or groups that may want to target the specific product. किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो इंडिविजुअल्स टारगेट कर रहे हैं या कोई ग्रुप है जो टारगेट कर रहा है उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। Devise a flow chart of the product supply chain, that is consider all aspects, especially those that may be less transparent. एक इस तरीके की इस सप्लाई चेन जो होती है कि फूड पहले कहाँ पहुँच रहा है, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ पे जाएगा, फिर कैसे जाके आगे सोसाइटी में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन का भी एक फ्लो चार्ट होना चाहिए इसके पास में, और सारे एस्पेक्ट्स को और सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके रखना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है आइडेंटिफाई की स्टाफ एंड वल्नरेबल पॉइंट्स फॉर ईच प्रोसेस स्टेप इन द फ्लो चार्ट। आइडेंटिफाई द वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट वो होते हैं जिन पे कि इजिली अटैक किया जा सकता है, वेयर एन अटैकर माइट टारगेट एंड द पीपल हु वुड हैव एक्सेस टू द प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट। जहाँ एक ऐसा पॉइंट होता है जो वल्नरेबल पॉइंट होता है जो कि इजिली एक्सेस कर सकते हैं अटैकर, अटैक कर सकते हैं, और इसके अलावा उन लोगों को भी अटैक कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट के साथ में उसमें कह सकते हैं उनके डिफेंस में हैं या उनके प्रोडक्शन में हैं, तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टाफ को जो कि अटैकर्स के टारगेट पे हो सकता है, और ऐसे पॉइंट्स को, ऐसी प्रोसेसेस को भी रिकॉग्नाइज करके रखना चाहिए। अगला है consider the impact of threats identified that are appropriate to the product and assess the impact of the process may have in mitigate the threat. ऐसे प्रभाव जो कि पहले से ही जो प्रोडक्ट को हार्म कर सकते हैं उन सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके और उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उन सबको पहले से ही कंसीडर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच सप्लाई पॉइंट्स आर मोस्ट क्रिटिकल। सप्लाई जहाँ से हो रही है वो सप्लाई पॉइंट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं, आइदर वेयर द थ्रेट माइट हैव द मोस्ट इफेक्ट और वेयर द थ्रेट माइट बी बेस्ट डिटेक्टेड। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, या ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे उनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है जो सप्लाई पॉइंट्स हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई करके पहले से ही रख लेना चाहिए। अगला पॉइंट है डिटरमिन इफ कंट्रोल प्रोसीजर्स विल डिटेक्ट द थ्रेट। assess the likelihood of routine control procedure detecting such a threat. एक रूटीन कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए जो कि डिटरमाइन करे कि जो प्रिकॉशंस हैं, जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, वो थ्रेट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कि किस तरीके से कौन जाएगा, कब कहाँ पे खतरे का पता लगाएगा। इन सारी चीज़ों को भी डिटरमाइन करके रखा जाना चाहिए। अगला है prioritize based on likelihood versus impact. Using a scoring system, score the likelihood of the threat and the impact that the threat might have for all product. एक स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि एक स्कोर के बेस पे बता देना चाहिए कि किस जगह पे अटैक का खतरा ज़्यादा है और किस जगह पे प्रभाव ज़्यादा हो सकता है उस थ्रेट का जो आने वाला है सारे ही प्रोडक्ट के लिए, जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो और इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे करना चाहिए TACCP को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क का असेसमेंट हो सके। दिस विल असिस्ट इन प्रायोरिटाइजिंग द थ्रेट। जो थ्रेट्स होते हैं जो जिनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ ये वाला थ्रेट ये ज़्यादा है और इस पे निगाह रखनी चाहिए, ये स्कोर इसका ज़्यादा है, इसका स्कोर कम है, तो इस पे उस हिसाब से तो ये लेवल के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से रिस्क का असेसमेंट करना चाहिए TACCP को। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई हु कुड कैरी द थ्रेट आउट इन प्रैक्टिस। इफ द प्रायोरिटी इज हाई
consider the individuals who have unsupervised access to the product and process and their personal integrity. जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हाँ ये लोग जो हैं जो कि थ्रेट कॉज कर सकते हैं, ये खतरा हो सकते हैं, तो उनको पहले से ही कंसिडर करके रखना चाहिए, उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए टीएससीसीपी को, कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उन लोगों को जिनको पहले से आइडेंटिफाई करके रखा गया है डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करके रिस्क को एसेस किया जा सके या फिर उन लोगों पे निगाह करके खतरे को कम किया जा सके। अगला है डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट नेसेसरी कंट्रोल। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियली, एग्री एंड इम्प्लीमेंट प्रोपोर्शनेट प्रिवेंशन एक्शंस। पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए एंड उसके बाद में सारे जो प्रोसेसेस हुई हैं, जो खतरा हो रहा है उस पर जो पहले से ही चीज़ें पता हैं उनके बेस पे उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए। Confidentiality is crucial so that weak spots are not readily identified to potential predators. जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ताकि जो वीक स्पॉट्स हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है उनको वो लोग जो अटैक करने वाले हैं वो अच्छे से वो तुरंत आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, उनको ना पता चले कि हाँ ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे हम इजीली अटैक करके यहाँ पे खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनको नहीं पता चलना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके अलावा टीएससीसीपी का एक ये भी काम होता है कि रिव्यू एंड रिवाइज द टीएससीसीपी प्लान। जो भी प्लान्स बनते हैं उनको कंटिन्यूअसली रिव्यू किया जाना चाहिए, उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई चीज़ कुछ नया इंक्लूड हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो वो उसमें इंक्लूड हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो हटा दी जाए और इन सभी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला आता है लास्ट पॉइंट है मॉनिटर बाय हॉरिजॉन स्कैनिंग। हॉरिजॉन स्कैनिंग के द्वारा मॉनिटर करना चाहिए। अब ये क्या होता है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग रिस्क। हॉरिजॉन स्कैनिंग और इमर्जिंग रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे आप इसको समझने के लिए स्टेप 1 पे समझ सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं स्टेप 1 पे। क्या था, एसेस न्यू इन्फॉर्मेशंस। नई नई इन्फॉर्मेशंस को लेना चाहिए। जो टीम है वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस उससे गैदर हो रही हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आ रही हैं, वो सारी पता होनी चाहिए। अब यही यहाँ पे बताया गया है, यही होता है हॉरिजॉन स्कैनिंग। और जो इमर्जिंग रिस्क हैं, भाई जो नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो आप जान पाएंगे कि इनसे नए नए क्या खतरे पैदा हो रहे हैं। डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक ऐसा भी वार्निंग सिस्टम कि पहले से ही चेतावनी दे दे, भाई इस जगह पे ये खतरा हो सकता है, ये खतरा पैदा किया जा सकता है। दैट कैन हाईलाइट न्यू थ्रेट्स और अ चेंज टू एग्जिस्टिंग थ्रेट। जो खतरा है पहले से है उसको हाईलाइट कर सके, वो जो वार्निंग सिस्टम है कि ये खतरा आने वाला है, या फिर जो खतरा है उसमें कुछ चेंज कर पाए वो, कि उस खतरे को कम कर दे या कुछ भी चेंजेस करके कि उसकी पहले से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उस खतरे को टाला जा सके। ये सारी चीज़ें TSCCP दैट इज थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। लास्ट में आता है वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट। There are a number of methods that have been developed to determine vulnerability as part of a horizon scanning process. बहुत से ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए गए हैं जो कि वल्नरेबिलिटी जो होती है कि खतरा कितना है जहाँ पे, उसको एज अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। These include emerging risk determination, इसमें हो सकता है रिस्क का डिटर्मिनेशन हो जाए, ग्लोबल चेन एनालिसिस हो सकता है, और इसके अलावा इंसिडेंट क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके नए नए मेथड्स डेवलप हो रहे हैं जो कि थ्रेट को वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट में बहुत
काम आ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। इमर्जिंग रिस्क डिटर्मिनेशन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट यूजेस अ प्रोटोकॉल। ये जो रिस्क डिटर्मिनेशन सिस्टम है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी होती है। एक्सपर्ट नॉलेज टू डिटेक्ट इमर्जिंग रिस्क यूटिलाइजिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, नेमली बहुत सारे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं और जो रिस्क अराइज होते हैं, उन सब की नॉलेज पहले से ही हो जानी चाहिए। अगला आता है ग्लोबल चेन एनालिसिस। ग्लोबल चेन एनालिसिस डिटरमाइंस वल्नरेबिलिटी। कौन सा एरिया कितना ज़्यादा खतरनाक है और कहाँ पे खतरा ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है ग्लोबल चेन एनालिसिस। एंड द रिस्क ऑफ एलिसिट बिहेवियर एट द स्टेजेस इन द फूड सप्लाई चेन वेयर फूड क्राइम कुड अकर। ऐसे एरियाज, ऐसे बिहेवियर को वो आइडेंटिफाई कर लेता है फूड सप्लाई चेन में जहाँ पे कि फूड क्राइम हो सकता है। इसके अलावा इंसिडेंट क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस, ये जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इमर्जिंग रिस्क डिटर्मिनेशन, ग्लोबल चेन एनालिसिस एंड इंसिडेंट क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जो इंसिडेंट क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस है, इट टेक अ रिस्क असेसमेंट अप्रोच। इसके पास में एक रिस्क असेसमेंट अप्रोच होती है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन फूड क्राइम इंसिडेंट इज क्लासिफाइड एज लो, मीडियम और हाई रिस्क। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो क्राइम है, जो फूड क्राइम जो पर्टिकुलर, ये कैसा है, ये लो लेवल का क्राइम है, मीडियम है, या ये बहुत हाई रिस्क वाला क्राइम है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. Thank you very much everyone.